हेलो, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। ये वीडियो शायद कुछ स्टूडेंट होंगे या कोई पेरेंट्स या कोई जिनको चंद्रयान 3 के बारे में आसान तरीके से हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बता रहे हैं। क्योंकि आप लोग कोई न्यूज में देखते हो तो बोला जाता है कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, लेकिन क्यों होता है क्या नहीं, इसके बारे में फिजिक्स के भाषा में, आसान भाषा में हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से, आप लोगों ने ये हरिकोटा आपने तो देखा होगा, सब कुछ है, ये वीडियो देखे होंगे, लेकिन इससे भी कुछ आगे जाके हम लोगों को बात करनी है इस वीडियो पे। ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ पे वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों ने ये चंद्रयान 3 का ये वीडियो सब इसरो का देखा होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है। जो इसरो ने ये वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, शायद ये देख सकते हैं। चलो, ओके, ये वीडियो सबने देखा, लेकिन कभी सोचा कि ये जो स्टैंड बनाया है, क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, यहाँ पे चंद्रयान जो 3 है, हमने जो लॉन्च करते हैं तब इसके अंदर एक कोई रॉड का जैसे कि स्टैंड बनाते हैं ना, वैसे स्टैंड बनाते हैं। इसका कारण क्या है, यहाँ पे जब ये थ्रस्ट जब निकलता है तब यहाँ से अंदर से निकलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं निकलता है तो शायद यहाँ चंद्रयान पे यहाँ पे फायर होके शायद इसमें डैमेज भी हो सकता है। मैं बात करने वाला हूँ जो फिजिक्स के जो भी वीडियो जो बना रहे हैं हम लोग अभी, ये इसका कोई कारण अलग है, हम लोगों को देखना है। देखो, यहाँ पे जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो 2 स्टेज रॉकेट कहते हैं। पहले रॉकेट को वर्टिकली, मतलब ऐसे सीधी वेलोसिटी देता है, बाद में धीमे धीमे उसको, इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे ये जो हमारा दिख रहा है रॉकेट, ये रॉकेट पहले सीधा जाता है। ठीक है, सीधा जाने के बाद कुछ देरी के बाद आपने देखा होगा कि इसको वर्टिकली से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलती है। और ये जो पार्ट्स है, जैसे कि समंदर गिमंदर में गिराया जाता है ताकि उसको निकाल सके, कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, तो इसको 2 स्टेज रॉकेट कहा जाता है। आगे बढ़ते धीमे धीमे हम लोग। आप लोगों को ये लॉन्च डेट तो सबको पता है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो फिजिक्स बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 14 जुलाई 2023 को आपको पता है 2:30 बजे लॉन्च किया गया है ना, रॉकेट ही LVM3 M4 है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर जैसे हरिकोटा में है, इसरो सेंटर है। लैंडिंग डेट है बच्चों, यहाँ पे चंद्रयान जो 3 है वो चंद्रमा पे कब उतरने वाला, चंद्रमा पे, तो वो 24 अगस्त को उतरने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग इसरो ने किया था, उसका टोटल जो मास है बच्चों वो है 3900 किलोमीटर। बट आपको पता है क्या, क्या इतना बड़ा मास वहां पे जाने वाला है क्या? सबसे मेन जो काम होता है वो 26 किलो का जो रोवर है ना, वो जाने वाला, इसके लिए इतना बड़ा खर्चा किया गया है। जैसे कि आपको बता दूं, इसमें पूरा दिया गया है, लेकिन मैं इस पे ज्यादा फोकस करने वाला। जो रोवर है हमारा, रोवर 26 किलो का है। ठीक है, उसके और बाकी के जो पावर है उसका रोवर का 50 वैट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रोवर जाने वाला इसमें। बच्चों, इसमें जो फिजिक्स, वो फिजिक्स समझना बहुत जरूरी है। अब फिजिक्स समझने के लिए बात ध्यान रखना है कि हम लोगों को कुछ न्यूटन्स के लॉ को फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहले जब भी हम लोग रॉकेट को, है ना, यहां से भेजेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो पीछे जो थ्रस्ट होता है वो निकलता है और आगे रॉकेट जाता है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दूसरी बात, जब भी सैटेलाइट हमारा यहां पे घूम रहा है, ओके, न्यूटन को फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे, मतलब खड़ा है एक जगह पे, तो एक ही जगह पे खड़ा रहता है। अगर वो कोई चीज घूम रही है गोल 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 गोल, तो घूमती रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई इससे बड़ा फोर्स नहीं लगाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? पहला लॉ क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे, जैसे ये रेस्ट पे, तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर ये घूमता रहेगा तो घूमता ही रहेगा। ठीक है, तो वही लॉ को फॉलो कर रहे बच्चों। यहां पे जो लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, मतलब वो जितना थ्रस्ट पीछे छोड़ेगा वो गैस, उतना ऊपर जोर से चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है एक ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको कहते हैं क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब जब कोई एक ऑर्बिट में वो मूव करती है, जैसे कि फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में अगर इसकी स्पीड, इस मार्कर को मैं दूर फेंक दूं बच्चों, तो वो ऑर्बिट ऐसा कंप्लीट करेगा। और एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर आवर होती है। अगर उसको छोड़ दूं इस
मार्कर को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी है ना, इससे छोड़ दो, ऐसा फेंक दो, तो वो आर्क सरफेस से बाहर चला जाएगा या ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर चला जाएगा। इसको भी फॉलो किया जा रहा है, मैं बताऊंगा धीमे धीमे आप लोगों को, ठीक है, आप टेंशन मत लो। आपको पता होना चाहिए आर्क और मून का एवरेज जो डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर, सभी को पता होता है। लेकिन आपको ये पता है क्या इसका मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस है 3,63,104 किलोमीटर, और जो बड़ा डिस्टेंस वो 4,05,000 है ना 696 किलोमीटर, इतना है। ये पता होना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होता है हमेशा एवरेज डिस्टेंस, लेकिन ये मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पता नहीं है। आपको बता दूं कि यहां पे हम लोग अभी जो चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहे हैं ये दक्षिण ध्रुव में कर रहे हैं, और आपके मालूमात के लिए दक्षिण ध्रुव में अभी तक अमेरिका भी नहीं पहुंच गया है। जो हम लोगों को दिखता है वो जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स जो अर्थ सरफेस से जो दिखता है वो पार्ट हम लोग इजीली वहां पे जाके काम करना इजी होता है, लेकिन जो पार्ट दिखता नहीं वो 41% है, दक्षिण ध्रुव पार्ट है, वो नहीं दिखाई देता है। वहां पे क्या है, बर्फ है और कुछ मिनरल्स है, क्या क्या चीज है वो खोजने की तैयारी चंद्रयान 3 कर रहा है। ओके, तो हर पार्ट की इंफॉर्मेशन मैं देते रहूंगा, ठीक है। देखो अमेरिका ने लॉन्च किया था 1968 बिफोर 50 ईयर्स, तो अपोलो 8 था, इसके लिए करीब करीब 4 दिन लगे थे। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये जो है चंद्रयान 3 को 42 दिन क्यों लग रहे, हो सकता, तो इसका भी बिहाइंड साइंस में पूरा खर्चा, पैसा, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी कर रहा हूं डिस्कस। और आपके मालूमात के लिए दक्षिण ध्रुव तक अभी तक चाइना ओनली गया था, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब पहले एक ही अटेम्प्ट किया और वो चला गया, एक चाइना है, अमेरिका भी पहले अटेम्प्ट में नहीं गया, ठीक है ना, बात समझ लो। इसके बाद में कुछ मेन पॉइंट्स है बच्चों, इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये पॉइंट डिस्कस होते हैं तो शायद बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो सकती है। आप लोगों को एक दिमाग में सवाल आया है कि वाई 40 डे, 42 दिन क्यों चंद्रयान 3 को? तो इसका कारण बच्चों एक तो ट्रैजेक्टरी, टाइम, रिस्क, कंपटीशन और मनी। अब मुझे बताओ, यहां पे अर्थ है, यह अर्थ है हमारी, ठीक है, और यहां कहीं मून है हमारा, ओके। सबसे मैंने कि एक तो दिन कम क्यों, जैसे कि आपको बता दूं रशिया ने 36 आवर लगे थे ओनली, 36 घंटे, ओके। तो इनका कारण क्या है, अमेरिका 4 दिन में क्यों गया, क्या कारण था? तो सबसे मेन इसमें था ट्रैजेक्टरी, उनका जो रॉकेट है वो सीधा एक पाथ फॉलो कर सकता है, ये एक ट्रैजेक्टरी। और दूसरी है कि अर्थ को रिवॉल्व करना है, उसमें दिन ज्यादा लगता है लेकिन खर्चा कम लगता है, कैसे, उसके ऊपर भी बात होने वाली है। सबसे मेन बच्चों उनके पास जो टारगेट था वो था टाइम, क्यों? क्योंकि सबसे पहले चांद पे मुझे जाना है, समझे ना, मैं ही सबसे आगे चला जाऊं जैसे अमेरिका को लगता था, इसलिए टाइम। रिस्क क्या होती है, रिस्क ये होती है उसमें ज्यादा फ्यूल जो होता है वो बहुत महंगा होता है और बहुत रिस्की होता है। जैसे ही लॉन्च पैड पे अगर आप लॉन्च कर रहे वहीं पे कभी कभी बहुत ज्यादा फायरिंग होने के कारण वो जल सकता है, या ऊपर जाने में भी बहुत रिस्क होता है। यहां से गए ओके, बाद में जब मून पे जाओगे तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इस स्पीड को बाद में कंट्रोल करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जैसे कि हमारा चंद्रयान 100 ऑर्बिट में जाएगा तब उसको नीचे वो जो लेजर होता है, लेजर से वहां सुपर कंप्यूटर लगे वाले थे, वो यहाँ पे रीडिंग लेते हैं, ठीक है ना, वहां पे सब देखते हैं पहले कि कहां लैंड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो बहुत हिल एंड टेल पार्ट है चंद्र पे। जैसे कि इसके पहले जो इमेजेस निकाली गई थी उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, ओके। यहां से समझो चला गया, बहुत फास्ट जाएगा। अब इसके ऑर्बिट में जब जाता है अगर वो बहुत जोर से गया तो क्रैश भी होने के चांसेस होते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी यहां से तो आपको फ्यूल ज्यादा लग रहा है, किसको, अमेरिका को लॉन्च करने में। वैसे लैंड करते समय भी एक स्पेशल इंजन लगता है जो कि उनको इधर से, मतलब जैसे यहां से पीछे से देखा होगा आपने, वो गैस आती है और ज्यादा थ्रस्ट मिलता है इसलिए ऊपर जाता है, वहां पे सामने से देना पड़ता है। और इससे क्या है कि उनके स्पीड कम करने में और खर्चा बढ़ता है। तो ये उनका एक रिस्क है। कभी कभी हो सकता है कि आपके मालूमात के लिए अमेरिका ने 31 ऐसे लॉन्च कर चुका है, उसमें से 17 क्रैश हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। इसका कारण भी है रिस्क से बहुत ज्यादा। इनके पास कॉम्पिटिशन से
अमेरिका जैसे रशिया था, क्योंकि मुझे पहले नंबर पे जाना, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे चाइना जैसे देश, और उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा थे। आपको बता दूँ, कुछ चंद्रयान को, एक चंद्रयान मैंने देखा था 1400 समथिंग करोड़ रुपए खर्चा किया था, जो कि चंद्रयान 1 के लिए ओनली 386 करोड़ खर्चा लगा था। आप सोच सकते हो उससे कितना 4 गुना 5 गुना पैसे खर्च कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो हमारे पास इंडिया में पैसा कम है, लेकिन कम पैसे में इसरो जानता है कि कैसे सैटेलाइट को हो या कोई चंद्रयान हो लॉन्च करना कम पैसे में। क्यों? क्योंकि भैया एक आगे चल के बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना सकते हैं। आपके मालूमात के लिए मैं बता दूं कि हमारे जो इसरो है, इसरो ने अभी तक 1100 करोड़ रुपए भैया इनकम किया है। शायद ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन सकती है। अगर आप बीटेक होगे और उनके एग्जाम दोगे तो आपको भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिलहाल में आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट CSIT इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, AI जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग कर रहे हैं ना, तो वो बच्चे भी बीटेक करके उनके पास मतलब जैसे जॉब की अपॉर्चुनिटी, जैसे बच्चे जानते कि इन्फोसिस TCS में चला जाऊं मैं, है ना, अपॉर्चुनिटी मिले, वैसे आगे चल के ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन सकती है, बहुत बड़ी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बनने के चांसेस है। लेकिन चंद्रयान 3 हमारा सक्सेस होना बहुत जरूरी है। चलो आगे बात करते हैं धीमे धीमे। नेक्स्ट ट्रैवल टाइम जो है, जैसे अमेरिका का मून मिशन था, इन्होंने 4 दिन में किया था। रशिया ने मून मिशन ट्रैवल किया था 36 आवर, मतलब बहुत ही कम बच्चों, आप समझ सकते हैं कि 2 दिन से पहले। लेकिन इंडिया ने मून मिशन जो था वो 42 दिन क्यों, इसका कारण मैं आप लोगों को धीमे धीमे बताने वाला हूं। बच्चों इनको 42 दिन लगने का कारण सुन लियो। यहां पे अर्थ है हमारी, ओके, और यहां पे मून है। अब 42 दिन लगने का कारण तो मैंने आपको थोड़ा फार आइडिया दे दी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। चंद्रयान 3 की जो हमने जो खर्चा किया है बच्चों, वो है 615 करोड़ CR, इतना खर्चा है। चंद्रयान 2 का तो 978 था। अब कम क्यों लग रहा है, ये भी सवाल आपके मन में आ सकता है, तो उसका कारण सुनो। हम लोग ऑर्बिटल को चंद्रयान 2 के समय जो लॉन्च किया था, वही ऑर्बिटल फिलहाल में काम कर रहा है, इसलिए हमारा खर्चा बढ़ गया। जैसे कि मैंने फोन खरीदा है 25,000 का, लेकिन फिलहाल में यही फोन, यही सब कुछ, इसमें जो भी फैसिलिटी है पूरी, अभी 18-19 हजार रुपए में मिलती है ना। हम लोग अडॉप्टेशन कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं भैया, है ना। तो वैसे होता है। यहाँ पे चंद्रयान, यहाँ पे अर्थ जो है, अर्थ हमने ऊपर लॉन्च किया पहले ऑर्बिट में, ये ठीक है ना। इसने ऑर्बिट में क्यों घुमा रहे, इसका भी कारण है मेरे पास। ऑर्बिट में जाने के बाद मैंने बोला था न्यूटन का पहला लॉ है, कोई भी चीज अगर मोशन में हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन में क्या करते रहेगी, रिवॉल्व करते रहेगी, ओके, गोल घूमती रहेगी। न्यूटन का पहला लॉ। इसके लिए कोई फ्यूल लगता नहीं है, क्योंकि बच्चे के मन में आ सकता है कि सर ये तो 5 राउंड इधर कर रहा है, 6वें राउंड में इसमें जा रहा है, यहां पे भी राउंड मर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है मून को, तो इसमें तो ज्यादा ईंधन। हम लोग सोचते क्या, हमेशा यही सोचते हैं ना कि मुझे जितना दूर जाना है, मैं बोलूं यार यहां से मुझे 100 किलोमीटर जाना, तो अब बोलोगे सर आपको है ना कम से कम 5 लीटर पेट्रोल लगेगा। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे यार 1000 किलोमीटर जाना है, तो आप ऑब्वियसली बोलने वाले हैं कि सर आपके पास तो आपको 50 लीटर लगेगा, यही बोल सकते हो। डिस्टेंस बढ़ गया तो आपका पेट्रोल बढ़ेगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है कि जितना ज्यादा रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब बच्चे के मन में आएगा सर ज्यादा फ्यूल लगेगा। नहीं, वो सर्टन हाइट पे जाने के बाद हमने एक ऑर्बिट में छोड़ दिया, और ऑर्बिट में छोड़ने के बाद ये जो सैटेलाइट है, अपना सैटेलाइट बोलो या अपना जो चंद्रयान 3 बोलो, ये रिवॉल्व करता रहेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन इसको जब ऑर्बिट चेंज करना है तभी थ्रेड देना पड़ेगा, और वो सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा ऐसे, ठीक है, 3rd ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट, ऐसे 5th ऑर्बिट में जाने वाला है। हर ऑर्बिट की रेंज बताई जाएगी। आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, सैटेलाइट हमारा ये जो रॉकेट है या चंद्रयान 3 है, ये जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इसके लिए वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं करता, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो अंडाकृति होती है ना, उसको इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। जैसे कि यहां पे हमारी अर्थ है, ओके, ये अर्थ, यहां पे ऐसा ये सैटेलाइट हमारा जो भी चंद्रयान 3 है इस तरीके से ऑर्बिट में मूव कर रहा है। यहां पे जो नजीक का अंतर है उसको नाम दिया गया है पेरिजी, ओके, पेरिजी। जो नजीक मतलब सबसे अर्थ से नजीक का अंतर हो उसको पेरिजी कहते हैं। जो दूर का अंतर हो इसको एपोजी कहते हैं, ठीक है। अब पहला ऑर्बिट है, तो पहले ऑर्बिट के लिए यहां पे 170 किलोमीटर है पहला ऑर्बिट में, जब हमारा चंद्रयान घूम रहा था।
और जो दूर का अंतर था उसके लिए हमारे पास 36,500 किलोमीटर अंतर था बच्चों। ओके, समझ में आ रहा है? यह ऐसा क्यों किया जाता है मुझे बताओ। आपने कभी गोला फेंक या थाली फेंक देखा है? तब उनको क्या करते पता है आपको? यहां ऐसे लगाते और बाद में ऐसे करते करते करते, या थाली फेंकने वाला जो थाली फेंक कभी गेम खेला होगा तो आपको पता होना चाहिए, पहले ऐसे करते बाद में उसको है ना ऐसे, जितना दूर करके फेंकोगे बच्चों उतना दूर जाने के चांसेस होते हैं। तो वही कुछ लॉजिक होता है इसके पीछे, इसलिए किया जाता है। पेरिजी और एपोजी, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैं आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट में जाने तक उसका अंतर बताने वाला हूं। फिलहाल मैं हमारा चंद्रयान 3 कहां है आज के डेट में बताता हूं। फोर्थ ऑर्बिट में है। फोर्थ ऑर्बिट में 20 जुलाई के बाद वो फोर्थ ऑर्बिट में चला गया था। ओके, जैसे दूर जाएगा वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, ये भी आपको शायद पता होगा। तो आप लोगों को ये बताना है मुझे 42 दिन क्यों लग रहे, क्योंकि हम लोग इस ऑर्बिट में 5 ऑर्बिट में घुमाएंगे। बाद में ये 5 ऑर्बिट में जाने के बाद, ये 5 ऑर्बिट में जाने के बाद 6वें ऑर्बिट में डायरेक्ट इसको एस्केप वेलोसिटी दी जाएगी। और उनका भी बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो मून है ये गोल घूम रहा है अर्थ को। ये इस टाइम पे करेक्ट, इस टाइम पे आने के बाद इसका जो ऑर्बिट होगा इस ऑर्बिट में उसको एंटर करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा चंद्र इधर भी गया, ये मून इधर भी गया तो हमारा ऑर्बिट गलत होगा और वो इसके फॉर्म में चला जाएगा, वो वापस लाना भी पॉसिबल नहीं है। अगर लाओगे तो इतना फ्यूल कहां है हमारे पास, या इसके अंदर इतना फ्यूल भर के नहीं रखा है हमने चंद्रयान 3 में। तो वो भी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको एस्केप लिया तब आप करेक्ट इस पोजीशन पे हो, इस पोजीशन पे, और मून इस पोजीशन पे होने चाहिए, या यहां होगा तो यहां पे बराबर एस्केप यहीं पे होना चाहिए। नहीं तो मैं कर रहा हूं एस्केप यहां, मून यहां, भैया वो तो चला जाएगा अर्थ को छोड़ के। मून के ऑर्बिट में जाना चाहता है, मून को भी छोड़ के चला जाएगा, तो वो भी फायदा नहीं होगा। वो भी बहुत बढ़िया कैलकुलेशन होना चाहिए। इसका भी थोड़ा भी कैलकुलेशन, सेकंड मिनट का भी कैलकुलेशन थोड़ा भी बिगड़ जाता है, तब भी हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस होने के लिए भी एस्केप वेलोसिटी मिलने के बाद भी वो बहुत जरूरी है। इसको बाद में 100/100 के ऑर्बिट में छोड़ने के बाद हमारा जो भी चंद्रयान 3 है वो लेजर बीम से नीचे की लाइट मारेगा और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। वहां पे सुपर कंप्यूटर है, वो कैलकुलेट करेगा भैया मैं कहां उतर सकता हूं। इसका जो उतरने के बाद इस मून पे एक उसका भी एरिया उन्होंने डिसाइड किया, उसका जो क्षेत्रफल है वो भी डिसाइड किया। वो क्षेत्रफल है बच्चों, इसका जो एरिया है ना, वो है 4 × 2.5 किलोमीटर। हम लोग प्लॉट गिनते हैं, कभी नाम सुना है आपने? प्लॉट गिना है आपने? प्लॉट होता है ना, ऐसे बोलते 50/40 फीट का फ्लैट है, 2000 स्क्वायर फुट है, बोलते ना ऐसे। ऐसे उसका भी एरिया है 4 किलोमीटर मल्टीप्लाई 2.5 किलोमीटर। इस जगह पे जाने के बाद वो भी देखने वाला कि कहां लैंड करो, क्योंकि आपको पता है हिल एंड टेल मतलब ऊपर नीचे पार्ट बहुत है मून पे। क्यों, कहीं ना हमारे यहाँ पे जो क्रैश हुआ था उसी टाइम पे चंद्रयान 2 ऐसा ना हो, इसीलिए भी बहुत सारे वो जो उसके जो पहिए होते हैं वो बहुत तगड़े बनाए हैं। आपके मालूमात के लिए ऊपर से कम 100 बार उसको नीचे फेंक के देखा उस पहिए को, ताकि कहीं ना कहीं धोखा ना हो जाए। 100 बार किया है प्रैक्टिकल इसरो ने, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो एरिया है वो एरिया है 4 × 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात समझ में आती होगी। धीमे धीमे आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि अपोलो 11 मिशन, इसकी जो स्पीड थी 1 घंटे में 3000 किलोमीटर, कम नहीं होते हैं, ये बहुत ज्यादा है। दिल्ली भी बहुत नजीक है, इससे भी दूर है। 3000 किलोमीटर 1 घंटे में, बहुत ज्यादा इसकी स्पीड है। जो हम लोग चंद्रयान छोड़ रहे थे उसकी भी स्पीड ज्यादा है, लेकिन ये अमेरिका ने छोड़ा था अपोलो 11 मिशन, ये इसकी स्पीड बता रहे हैं हम लोग। इसकी स्पीड कितना है अंदाजा देने के लिए, ठीक है। ये इसमें आपने सुना होगा GSV है ना, GSLV, इसका मतलब क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। मतलब क्या, समझाता हूं। देखो यार, एक जियो स्टेशनरी होता है और जियो सिंक्रोनस होता है। जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं, रात के टाइम पे धूपकाला की दिन है और मैं देख रहा हूं किसी एक चांद को देख रहा हूं, या किसी छोटे, हम लोग बोलते हैं चांदनी देख रहे, वो एक्चुअली कुछ प्लैनेट है कुछ भी। तो यहाँ पे ने क्या हम लोगों ने देखा कि यार एक ही जगह पे है, एक्चुअली वो एक जगह पे नहीं है। अर्थ रिवॉल्यूशंस हो रहा है। जैसे मैं ये अर्थ पे मैं खड़ा हूं, ये मोबाइल मतलब ये अर्थ है, इस अर्थ पे मोबाइल है, और ये हाथ मेरा नहीं क्या कोई एक सैटेलाइट है। तो वो है ना मेरे साथ, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, मतलब मेरी स्पीड 20 किलोमीटर की है और इसकी भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, दोनों साथ में चल रहे। तो मुझे फील हो रहा है कि इसकी स्पीड नहीं है,
जैसे कि यार बचपन में देखा होगा, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जाते तो कुछ पेड़ जो होते, पौधे होते, वो नहीं क्या एक ही जगह पे होते, तो हमको लगता है कि पेड़ ही भाग रहे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है उसका खेल है, हमको लगता है पेड़ भाग रहे, बड़े हो गए तो समझ में आ गया। लेकिन वो दो चीजों को इस साथ में चल रही तो फील होता है कि इसकी वो भी स्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, मेरी और उसकी वेलोसिटी, इसकी 20 में से 20 माइनस करो, जीरो होता है, इसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। वैसे ही बच्चों, जियो मतलब भौगोलिक दृष्टया हम लोगों को लगता है सिंक्रोनस मतलब हमारे साथ चलने वाले, है ना, तो ये जियो इसीलिए कहा जाता है GSLV, मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च कर रहे व्हीकल, वो जो होता है उसके बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद में आगे जाते हैं। देखो, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है, उसकी प्राइस क्या थी, उसका खर्चा क्या था, ये सब बातें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि चंद्रयान 1 ये जो है उसका जो खर्चा है वो था 386 करोड़, है ना, 386 करोड़ है। ये जो है उसको लॉन्च किया है 22 अक्टूबर 2008 में। ओके, ये रॉकेट को किया गया, उसका जो मास था, उनका मास करीब 1380 किलो था, और इसको 2 साल के हिसाब से किया था लॉन्च हम लोगों को वहां पे, लेकिन वो कुछ 312 दिन ही उसके रीडिंग मिले, बाद में नहीं क्या उसका संपर्क कट हो चुका है। लेकिन अभी नासा ने किसी ने किया था तो बोला गया कि अभी भी है, वो काम कर रहा है वहां पे। ठीक है, इसरो के साथ उसका कनेक्शन टूट गया है, मतलब समझ सकते हो कि कितना तगड़ा होगा, समझ सकते हैं ना आप। चंद्रयान 2 इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता, 6 सितंबर 2019 को 20 बजकर मतलब 8 बजकर 8:30 बजे उसको लॉन्च किया गया था। और ये जो है इसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, आप जानते हो कि 978 करोड़, है ना, 978 करोड़ बहुत होती है। ठीक है, लेकिन भैया ये हमारा कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब लैंड करा, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है सक्सेसफुल लैंडिंग करना, वहां पे जाके उसने उसका काम करना चाहिए, लेकिन वो क्रैश हो चुका है ना, तो इसलिए वो चंद्रयान 3 हमारा बरकरार। लेकिन एक फायदा यह है कि उसका ऑर्बिटल अभी भी जिंदा है, काम कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने इस चंद्रयान 3 के टाइम पे ऑर्बिटल को लॉन्च किया गया नहीं है, बात समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट है अभी चंद्रयान 3, सबको पता है, डेट किसको पता नहीं, 14 जुलाई 2023 मतलब 2:35 पे छोड़ा गया था। और ये यहाँ पे ये जो है चंद्रयान 3 का जो प्राइस है बच्चों, जो कॉस्ट है, जो खर्च किया गया है 615 करोड़, और इसकी लॉन्चिंग कॉस्ट थी 75 करोड़। ये लॉन्चिंग कॉस्ट जो अमेरिका, चाइना, रशिया ये जो करते हैं, अभी तक 3 देशों ने ही सॉफ्ट लैंडिंग की है, एक है अमेरिका, चाइना एंड रशिया। ओके, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, हमारे जो इसरो सेंटर है वो कम पैसे में भी चंद्रयान को सक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास पैसा नहीं इतना, हमारे देश के अंदर के लोग भी विरोध करते हैं। ठीक है, अभी लॉन्च किया, इसके पहले बोला कि हमारे देश की गरीबी हटाओ पहले, और स्पेस में क्या करने जा रहे हो। हाँ जी, इसके लिए बहुत विरोध होता है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी लॉन्च हो गया चंद्रयान 3, तो बच्चों को या लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले तो विरोध हुआ ना, समझे। और हमने इनकम किया है, मैंने बोला ना, इनकम कहां से मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे कंट्रीज है जो गरीबी है, और उनके जो सैटेलाइट उनको लॉन्च करना पड़ते हैं, तो उन्होंने इसके पहले भी बोला कि चलो हमारे भी सैटेलाइट लेके चलो भाई, हम पैसा देंगे आपको। तो फ्यूचर में चंद्रयान 3 अगर हमारा सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो अदर जो कंट्री है, जैसे छोटी मोटी कंट्री है जो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, खुद का सेंटर नहीं डाल सकते, स्पेस सेंटर नहीं डाल सकते, जैसे हमने इसरो, जैसे नासा था, अभी हमारा इसरो आ गया है, ऐसे सेंटर डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत खर्चे वाली बात है, तो नहीं कर सकते। तो हमारा अदर देश है, या जैसे कि अमेरिका हो, चाइना हो, चाइना तो किसी का लॉन्च ही नहीं करता हो, आपको तो पता है, उनका तो अलग ही मेथड है भाई, समझे ना। लेकिन अमेरिका को अगर मैं बोलूं कि हमारा भी एक सैटेलाइट लॉन्च करके दो, तो उनका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और हम लोग वो मतलब पेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंडिया ऐसा देश है कि हर कोई कंट्री को हेल्प कर सकता है भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ चीजें को लिए। हाँ जी, तो पेरिजी और अपोजी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, पेरिजी और अपोजी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि फिलहाल में हमारा अर्थ है ये, ठीक है, अर्थ भी एकदम सर्कल पार्टी है, अंडाकृति है ना। इसी को आपको बता दूं कि ये जो अर्थ है, अर्थ के इस पार्ट को कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। और इस पार्ट को कहते हैं पोलार। ठीक है,
समझ में आ रहा है आपको, इक्वेटर और पोलर। तो यहां पे सबसे मेन ध्यान रखना बच्चों, कुछ सैटेलाइट ऐसे भी घूमते हैं, ऐसे इस पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमते हैं उसकी जो हाइट है वो होती है 500 किलोमीटर, ठीक है, टू 800 किलोमीटर की होती है। बात समझ में आ रही? और जो इक्वेटर होते हैं इसको जियो सैटेलाइट कहते हैं, मतलब वो जो है वो सैटेलाइट जो होते हैं उनकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर की। बात समझ में आ रही है? ऐसे कुछ सैटेलाइट घूमते हैं, ऐसे हम लोगों को अलग अलग पर्पज से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, आपको भी पता होगा, जैसे कि मिलिट्री पर्पज होता है, वेदर एंड फोरकास्टिंग, वेदर के बारे में कुछ रीडिंग लेनी है उनके बारे में होते हैं, है ना। तो अलग अलग रोहिणी, एप्पल, आर्यभट्ट, है ना, अलग अलग सैटेलाइट हमने लॉन्च की, उनके बारे में बात नहीं कर रहे, हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं। हमने मंगल के ऊपर भी हमारा जो रॉकेट वो भेजा था, सैटेलाइट वो भी भेजा था, आपको याद होगा शायद, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में बात समझो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिजी और अपोजी क्या होती है मैंने बता दिया था, तो भी दोबारा मैं एक बार आपको दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो कम अंतर होता है अर्थ से, इसको पेरिजी कहा जाता है, पेरिजी। और ये जो दूर का अंतर है इसको कहा जाता है एपोजी। दूर के अंतर को एपोजी, नजदीक के अंतर को पेरिजी कहते हैं। चलो बढ़ते आगे। पहले ऑर्बिट में जब था हमारा चंद्रयान 3 तो वो था 170 किलोमीटर, ध्यान देना 170 किलोमीटर, और जो दूर का अंतर है वो था 36,500 किलोमीटर। क्या बात समझ में आ रही है? चलो थोड़ा सा मार्कर चेंज करते करते बताऊंगा आप लोगों को ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। बाद में दूसरे ऑर्बिट में आ गया, दूसरे ऑर्बिट में आ गया, ठीक है। मेरी इतनी हैंडराइटिंग तो अच्छी नहीं है, आप समझ सकते हैं मेरी, चलो कोई टेंशन नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल, ठीक है, ट्राई करना हमारा काम है। चलिए ये देखते हैं, सेकंड ऑर्बिट में आ गया, तो इसकी पेरिजी थी, सेकंड इसमें 173 किलोमीटर, पेरिजी मतलब नजदीक का अंतर। और दूसरे ऑर्बिट में जब आया था तब इसका अंतर था 41,000, एक में 41,762 किलोमीटर। व्हाट इट। थर्ड ऑर्बिट में जब था, थोड़ा सा अलग मार्कर इस्तेमाल करते हुए हम लोग चल रहे आगे, ठीक है। इस ऑर्बिट में थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, जब जा रहा था तब इसकी पेरिजी का जो अंतर था वो 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर। और जो दूर का अंतर था, जो दूर का अंतर था वो था यहाँ पे 51,400 किलोमीटर। ओके। फोर्थ ऑर्बिट में अभी फिलहाल में सैटेलाइट का है सर, फिलहाल में सैटेलाइट आज के डेट में देखा जाए तो वो सैटेलाइट है बच्चों फोर्थ ऑर्बिट में। और फोर्थ ऑर्बिट के लिए ये जो अंतर है, दूर का अंतर जो है वो है 71,351 किलोमीटर। व्हाट इट। और जो नजदीक का अंतर है वो अंतर हमारा यहाँ पे 2 ओके, शायद यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ओके, ये 228 यहाँ है बच्चों किलोमीटर। और जो फिफ्थ ऑर्बिट रहने वाला है उसका जो दूर का अंतर होगा वो 1,00,000 किलोमीटर है, 1,00,000 किलोमीटर। और यहां पे आने के बाद हम लोग ने क्या कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। और दूर जाना आपको तो पता है कि हमारा जो मून है, हमारा जो मून है वो मून है 3 लाख, एवरेज डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, कहां है ये मून, कहां है हमारा, ये यहां है, इधर ऐसा ऐसा है। एक्चुअली अभी बोर्ड में जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूं, इधर समझो मून रहेगा। तब हमारा अंतर जो है 3,84,400 किलोमीटर अंतर है। और हम लोग 1,00,000 किलोमीटर जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो मून की ऑर्बिट है उसके पास है, उसको लूनार ऑर्बिट कहते हैं, लूनार, ओके, उस ऑर्बिट के पास जा रहे हैं। 1,00,000 किलोमीटर बहुत दूर होगा। और यहां पे आने के बाद उसको एस्केप वेलोसिटी मिलेगी और इस एस्केप वेलोसिटी से इस चंद्रमा के ऑर्बिट में चले जाएंगे बच्चों हम, वहां पे भी 5 ऑर्बिट होंगे। और जब इसके पास एकदम पास है 100 × 100 इस ऑर्बिट में जाएंगे, तब यहां से हमारा जो चंद्रयान 3 है वो काम करने लगेगा। और वो काम करने लगेगा, वो देखेगा कि भैया मेरा जो क्षेत्र है, मैंने आपको बोला था 4 × 2.5 किलोमीटर, इसके क्षेत्र के आसपास जो भी जहां लैंड सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है वहां पे लेजर बीम भेज के वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, है ना, रिफ्लेक्शन वापस आएगा और इसकी रीडिंग ली जाएगी, कितना अंतर है, कहां जगह अच्छी है, वहां पे उतरने के चांसेस हो सकते हैं। ओके। इसके बाद में आपको तो पता है कि कुछ चीजें हैं, एक इमेज डाली नहीं है आई थिंक, ठीक है, उसमें मैं बता दूं आप लोगों को कि चंद्रयान 3 को ये
तस्वीर लेके गए, है ना, बीज जो लेके कहाँ था, ये पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं आपको बोलूँ तो वीडियो बहुत लंबा होगा, देखने में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो धीमे धीमे अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, अपने रिलेटिव तक शेयर करना। हम लोग और भी चंद्रयान जब एस्केप वेलोसिटी में अब 5th ऑर्बिट में आएगा तब कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एस्केप वेलोसिटी कैसी होती है, उसके बाद में मून के ऑर्बिट में कब जाने वाला है। आपको बता दूं कि 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान लैंड करने वाला है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग जितना होगी उतने फिजिक्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना बहुत जरूरी है। बाय, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।